तो लास्ट लेक्चर में हमने जितना किया था विरियल थ्योरम कर ली थी और साथ में हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कर लिया था। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। अब हाइड्रोजन एटम में अगर हम साई लें वेव फंक्शन तो ये डिपेंड करता है एन पे, एल पे और एम पे। आपको पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उससे 3 क्वांटम नंबर जो है मिलते हैं हमें, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये जो वेव फंक्शन है साई, दैट इज द फंक्शन ऑफ आर, थीटा एंड फाई। अब जो आर का फंक्शन है उसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन, और वो जो रेडियल वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है एन एंड एल पे। और दूसरा है एंगुलर वेव फंक्शन जो डिपेंड करता है थीटा एंड फाई पे, और ये जो है इज डिपेंडेंट ऑन एल एंड एम। तो ये याद रखना आप कि आर जो है दैट इज कॉल्ड रेडियल वेव फंक्शन, और इट डिपेंड्स अपॉन एन एंड एल। और दूसरा है ये एंगुलर वेव फंक्शन, और वो डिपेंड करता है थीटा एंड फाई। थीटा और फाई पे डिपेंडेंस है, और ये क्वांटम नंबर जो है जो इसको मतलब वैल्यू निकाल सकते हैं जिनसे, दैट इज एल एंड एम। तो इसके हिसाब से अगर मुझे साई ऑफ 1s निकालना हो तो साई ऑफ 1s मीन्स साई 100। एम आई राइट? क्योंकि साई के जो एन है फॉर 1s के लिए एन कितना होगा 1, एल कितना होगा 0 और एम भी 0। तो साई 1s को और क्या लिख सकते हैं हम, साई 100। तो ये वैल्यू इसकी बेटा याद रखनी है आपको। 1s की जो वैल्यू है दैट इज 1/√पाई a नॉट रेज टू पावर 3/2 a नॉट रेज टू पावर 3/2 एंड e रेज टू पावर -r/a नॉट। तो ये जो है 1s के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखो अगर ये r जो है दैट इज द रेडियस, और a नॉट क्या होता है, बोज रेडियस, पता है ना। तो इट इज 1/√पाई इंटू a नॉट रेज टू पावर 3/2। वैसे ही साई 2s के लिए याद रखना है, साई 2s इज इक्वल टू साई 200। तो साई 200 जो है दैट इज 1/4√2 a नॉट रेज टू पावर 3/2 और मल्टीप्लाइड बाई 2 -r/a नॉट और e रेज टू पावर -r/2a नॉट। ये होती है साई 2s। तो इसके हिसाब से जो 1s के लिए मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है इलेक्ट्रॉन की, द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस जो है उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो dPr/dr है दैट इज टेकन एज 0। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस के लिए उसके लिए हम जो वैल्यू है dPr/dr दैट इज टेकन एज 0। और ये जो PR है वो क्या होता है, दैट इज
साई स्क्वेयर इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वेयर, साई स्क्वेयर इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर भी लिखते हैं, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना, आर के रेस्पेक्ट में। और इसके हिसाब से जो मोस्ट, देखो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट प्रोबेबल रेडियस निकालनी हो तो हम क्या रिलेशन यूज करने हैं, जब मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस निकालनी हो तो वी यूज कि डी पी आर अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, और पी क्या होता है, साई स्क्वेयर 4 पाई आर स्क्वेयर। और इसके हिसाब से जो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस आती है of the ground state of हाइड्रोजन एटम, तो ये याद ही रखनी है आपको। और उसके लिए साई क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट पाई ई रेज टू पावर माइनस आर। मान लिया इससे साई अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल जो रेडियस होगी ग्राउंड स्टेट में वो क्या होगी, फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर सिंपल इसकी बाद में बात करते हैं, पहले हम मोस्ट प्रोबेबल रेडियस निकाल लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। तो मोस्ट प्रोबेबल हाइड्रोजन एटम की इन 1s ऑर्बिटल, तो 1s ऑर्बिटल में याद रखना है इट इज सिंपली इज इक्वल टू वो रेडियस r इक्वल टू a नॉट, r इज इक्वल टू a नॉट के बराबर होती है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है आपको कि मोस्ट प्रोबेबल रेडियस निकालो इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप लिखोगे इट इज इक्वल टू a नॉट। और a नॉट क्या है, बोज रेडियस, पता था 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, नाउ फॉर रेडियल नोड, तो 1s में तो कोई रेडियल नोड नहीं होगा, बट क्योंकि रेडियल नोड के लिए साई क्या होना चाहिए, रेडियल नोड मतलब साई इज 0। तो साई देखो, अगर मैं 2s की बात करूं तो अगर ये वाला पार्ट, बाकी तो पार्ट 0 नहीं हो सकता, बट 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट कैन बी 0। तो फॉर 2s ऑर्बिटल टू माइनस आर अपॉन ए नॉट दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट इंप्लाइज कि 2 इज इक्वल टू आर अपॉन ए नॉट और r इज इक्वल टू 2a नॉट, r इज इक्वल टू 2a नॉट। तो याद रखना है कि रेडियल नोड जो होता है 2s ऑर्बिटल का, दैट इज एट r इक्वल टू 2a नॉट पे होता है, ठीक है। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ये तो आपको आता ही होगा, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, तो क्या होता है -13.6 अपॉन n स्क्वेयर इंटू z स्क्वेयर। तो दिस इज द एनर्जी इन द हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। और इसको हम अगर उसमें लिखना हो जूल पर मोल में, ये किस में होता है वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही अगर मुझे जूल पर मोल में लिखना हो, जूल पर एटम में लिखना हो, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 n स्क्वेयर इंटू z स्क्वेयर, और ये होता है जूल पर एटम।
वैसे ही मुझे अगर लिखना हो किलो जूल पर मोल में तो क्या होता है 1312 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर किलो जूल पर मोल। और अगर मुझे किलो कैलोरीज में लिखना हो तो 313.6 इंटू जेड इफेक्टिव स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये एनर्जी की वैल्यू याद रखनी है। मैंने ये रिलेशन आपको टोटल एनर्जी के साथ इसका काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बता दिया था शायद, कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। ये रिलेशन विरियल थ्योरम से कर लिए थे हमने, तो यहां से भी कर सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। देखो इसमें पॉइंट्स वाइज याद रखना है आपको, क्योंकि सिंपल फैक्ट्स आते हैं क्वांटम में। डीजेनरेसी हाइड्रोजन एटम में अगर आपको डीजेनरेसी फाइंड आउट करनी हो और हाइड्रोजन एटम, पहले इफ स्पिन इज नॉट इंक्लूडेड, अगर स्पिन को इंक्लूड नहीं करते हैं तो जो डीजेनरेसी होगी दैट इज एन स्क्वेयर, वही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बराबर होगा डीजेनरेसी। जैसे 2p है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, p में 3 तो डीजेनरेसी होगी 3, d में कितने होते हैं 5 तो डीजेनरेसी कितनी होगी 5, है ना। वैसे ही टोटल, और अगर मैं लिखूं इफ स्पिन इज इंक्लूडेड, स्पिन को अगर इंक्लूड करते हैं तो दैट इज 2n स्क्वेयर। तो देखो अगर मान लिया n2 है तो n2 में क्या होगा 2s एंड 2p, तो 2s और 2p, 2s कितना होता है 1 और 2p 3, तो टोटल डीजेनरेसी कितनी होगी 4, क्योंकि 2s की एनर्जी 2p के बराबर होती है ना हाइड्रोजन एटम में। वैसे ही n3 होगा तो 3s 3p और 3d एनर्जी बराबर, तो ये 1 + 3 + 5 9 हो गया, तो कितना हो गया 3 स्क्वेयर, ये कितना हो गया 2 स्क्वेयर एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। इसलिए अगर स्पिन इंक्लूड नहीं करते हम तो n स्क्वेयर, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर स्पिन को भी इंक्लूड करते हैं तो डीजेनरेसी हो जाएगी 2n स्क्वेयर, तो याद रखना ये भी। अब आते हैं हम फॉर रिजिड रोटर। अब रिजिड रोटर में क्या होता है, हाँ इसमें एक और बात बताना भूल गया मैं, जैसे 1s 2s का लिखा ना, वैसे ही 2pz के लिए जो एंगल होगा अंडर क्या होता है 3/4 पाई, और साथ में क्या होता है कॉस थीटा, याद है जेड के लिए, जेड के लिए कॉस थीटा होता है, px के लिए क्या होता है, x के लिए क्या होता था, तो ये वाला मैंने बताया था पूरा, याद है कि ये थीटा एंगल होता है यहाँ पे, और यहाँ पे फाई एंगल होता है, ये आर कॉस थीटा जेड एक्सिस पे, ठीक है ना। और वैसे ही यहाँ पे आर साइन थीटा, और वो आर साइन थीटा यहाँ आ जाता है, फिर ये क्या हो जाता है आर साइन थीटा कॉस फाई, एक्स के लिए क्या होता है साइन थीटा कॉस फाई, और वाई के लिए साइन थीटा साइन फाई। बट जेड के लिए क्या होता है सिर्फ कॉस थीटा होता है, तो इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं। देखो थीटा अगर 0 होगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, तो वो पीजेड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना। तो वैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, आगे बताता हूं मैं उसके बारे में। चलो रिजिड रोटर की बात करते हैं। रिजिड रोटर में
जो काइनेटिक एनर्जी है, देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने क्या लिखी थी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा था। वैसे ही रिजिड रोटर में क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, यू नो टी से डिनोट करते हैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें जो है दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2 आई, जस्ट लाइक जो हम उसमें लिखते थे लीनियर में हाफ एम वी स्क्वायर। फिर यू नो रिजिड रोटर क्या होता है, जो दो पॉइंट्स के बीच में रोटेट करता है ना, दो एटम को अगर ले ले तो इट कैन बिहेव एज अ रिजिड रोटर जिसकी डिस्टेंस चेंज ना होगा ना। हाफ एम बी स्क्वायर होता है तो उसको क्या लिखते हैं हम, पी स्क्वायर अपॉन 2m लिखते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। तो वैसे ही ये है ना, यहां m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, v की जगह ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और ये पी स्क्वायर जो था वो क्या था, लीनियर मोमेंटम, यहां एंगुलर मोमेंटम आ गया और डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बोलता है अगर कोई फोर्स जो है नहीं लग रही है रोटर पे, तो ये देखो, ये आपको लाइन टू लाइन ये ऐसे ही याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी रिजिड रोटर की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है या एल स्क्वायर अपॉन 2 आई होता है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रही है रिजिड रोटर पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो उसका हैमिल्टोनियन जो है, टोटल एनर्जी का हैमिल्टोनियन क्या होता है, H, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली हैमिल्टोनियन हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2 आई, एल स्क्वायर अपॉन 2 आई। और इसमें जो फाई की वैल्यू होती है प्लस माइनस एम फाई पे जो डिपेंड करता है, ये एम पे डिपेंड करता है फाई ओनली। तो 1/√2 पाई एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा एम फाई, और यहां पे m जो है दैट इज 0 1 2 3 सो ऑन। और सिंपली अगर प्लस माइनस नहीं लिखे हम तो m इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। और एनर्जी जो है, एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, एनर्जी का रिलेशन जो है वो याद रखना आपको, L इंटू एल प्लस 1 एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर आई। उसमें क्या था, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8 एम क्या था, ए स्क्वेयर। यहां पे क्या है वो, L इंटू एल प्लस 1 एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर आई, और L जो है दैट इज 0 1 2 3 सो ऑन। ओके, अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो J सिंबल है दैट इज यूज्ड किसकी प्लेस पे, L की प्लेस पे, फॉर रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो उस केस में जो रोटेशनल एनर्जी आती है EJ दैट इज इक्वल टू J इंटू J प्लस 1 एक्स स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर आई, और J इज सेम 0 1 2 3। देखो वैल्यू सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्मॉल l जो ये क्वांटम नंबर है उसको हम J से डिनोट करते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी वैल्यूज आर सेम। देन
कम टू द वेरिएशन प्रिंसिपल और फिर परटर्बेशन करेंगे एंड उसके बाद HMO जो है ना उसका मैं वीडियो शेयर करूंगा जो आप खुद करोगे। नाउ वेरिएशन, अब ये जो वेरिएशन प्रिंसिपल है ना और परटर्बेशन दोनों ही ना अप्रोक्सीमेशन मेथड है। अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है कि जिनका हम जो भी सिस्टम हो उसका एग्जैक्ट जो वेव फंक्शन है या एग्जैक्ट एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट ना कर पाए हम तो हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं। अगर मान लिया साइन नॉट जो है एग्जैक्ट या करेक्ट वेव फंक्शन है किसी सिस्टम का और ई नॉट जो है वो उसकी एग्जैक्ट या करेक्ट एनर्जी है, तो हमने क्या किया, साई ले लिया कोई ट्रायल वेव फंक्शन। अब ये जो ट्रायल वेव फंक्शन है ये कैसे लेते हैं लोग, बाय एन इंटेलिजेंट गेस। ठीक है, इंटेलिजेंट गेस से हम फाइंड आउट करते हैं ये ट्रायल वेव फंक्शन। तो ट्रायल वेव फंक्शन के बेस पे वी कैन कैलकुलेट एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार हैमिल्टोनियन साई डी टाउ डिवाइडेड बाई साई स्टार साई डी टाउ। ये जो है दैट इज द एनर्जी ऑफ द एनर्जी कैलकुलेटेड फ्रॉम द किससे, ट्रायल वेव फंक्शन से। और वो जो एनर्जी आएगी जो भी वैल्यू आएगी इसकी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई नॉट, उससे कम नहीं हो सकती कभी। जो एनर्जी आएगी ट्रायल वेव फंक्शन से दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई नॉट। और इसके बेस पे वी कैन कैलकुलेट द डिटरमिन द सेकुलर डिटर्मिनेंट। तो सेकुलर डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, H11 माइनस ES11 H12 माइनस ES12 H21 माइनस ES21 H22 माइनस ES22। तो ये होता है सेकुलर डिटर्मिनेंट। और इसमें ये H11 या HI लिख देता हूं मैं सीधा, HI मीन्स इंटीग्रेशन जो भी वेव फंक्शन है फाई आई स्टार हैमिल्टोनियन फाई आई डी टाउ, इस तरह से लिखते हैं। और एस आई जे लिख देते हैं, आई जे। तो एस आई जे क्या होगा, इंटीग्रेशन फाई आई स्टार फाई जे डी टाउ। दिस इज द वे टू राइट। और परसेंटेज एरर अगर हमने फाइंड आउट करना हो इन एनर्जी, तो दैट इज इक्वल टू जो भी एनर्जी आती है ट्रायल वेव फंक्शन से माइनस करेक्ट एनर्जी, ट्रू एनर्जी इनटू 100। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज एरर। और अगर परसेंटेज एरर नेगेटिव है तो इसका मतलब जो फंक्शन है इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये भी देखना पड़ेगा आपको। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये फंक्शन एक्सेप्टेबल है कि नहीं, एनर्जी दी हो आपको तो आप इस तरह से इसको करोगे। ठीक है, अब आ जाओ परटर्बेशन थ्योरम से। परटर्बेशन थ्योरम क्या बोलती है कि
अगर कोई भी सिस्टम है जिसमें थोड़ी परटर्बेशन हो रही है, परटर्बेशन मतलब डिस्टर्बेंस हो रही है, एग्जैक्ट चीज नहीं आ रही है, मतलब तो हैमिल्टोनियन क्या होगा उसका, ओरिजिनल हैमिल्टोनियन प्लस परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन का सम, और जो एनर्जी आएगी दैट इज इक्वल टू ई नॉट प्लस डेल्टा ई, और साई नॉट जो है दैट इज साई नॉट प्लस डेल्टा साई, तो ये आ जाएंगे। और ये जो डेल्टा ई होता है दैट इज इक्वल टू साई नॉट स्टार एच प्राइम साई नॉट डी टाउ, ये डेल्टा ई होता है। और इसी को हम अगर करेक्शन बोलें, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी, ये याद रखना है आपको। सीधा ही क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी का वैल्यू लिखो, है ना। तो ई एन वन nth स्टेट के लिए ले रहे हैं ना, फॉर nth स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए तो ई नॉट आ जाएगा n की जगह, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई एन नॉट स्टार एच प्राइम साई एन नॉट डी टाउ, और इसको हम सिंपली देते हैं एच एन एन डैश, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें एनर्जी ऐसे क्यों आई, क्योंकि हमने ये मान लिया कि जो साई एन है दैट इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। वैसे ही सेकंड ऑर्डर करेक्शन जो है ना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चन आता है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी। ये तो सिंपली डेफिनेशन होगी, सिर्फ हैमिल्टोनियन अलग हुआ, बाकी तो सेम ही है। सेकंड ऑर्डर करेक्शन जो है दैट इज इक्वल टू सुमेशन एम नॉट इक्वल टू एन, तो दैट इज साई एम नॉट एच डैश साई एन नॉट इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट। देख लो ये है, और अगर m की वैल्यू n के बराबर है देन दिस वैल्यू सेकंड ऑर्डर करेक्शन बिकम्स 0, दैट्स इट। तो ये सेकंड ऑर्डर करेक्शन है। ये जो लिखा ना मैंने, इसको जो ब्राडेक नोटेशन बोलते हैं, इसी को, ये जो है ना ये वाली चीज, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे, साई एन नॉट एच डैश साई एन, ये मतलब इंटीग्रेशन है एक सब की। जैसे मुझे मान लिया ग्राउंड स्टेट दी हो ई एन टू, ग्राउंड स्टेट के लिए निकालनी है, मान लिया मुझे ई नॉट टू, है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, साई वन नॉट, सम करना है ना हर एक का, एच डैश साई नॉट, ये वैल्यू इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई नॉट माइनस ई वन नॉट प्लस साई टू नॉट एच डैश साई टू नॉट का स्क्वायर अपॉन ई नॉट माइनस ई टू नॉट। दिस इज द वे टू कैलकुलेट। वैसे ही लास्ट पार्ट है पॉलीज, मीटिंग खत्म होने वाली है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है दैट शुड बी एंटी सिमेट्रिक। मतलब मेरे पास अगर ये साई ए वन हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं ना,
साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1, अगर ये हो तो ये क्या है, सिमेट्रिक, ये स्पेस ऑर्बिटल वेव फंक्शन है ना, ये सिमेट्रिक है क्योंकि एडिशन हो रहा है ना। और अगर मुझे इसमें स्पिन वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो दैट शुड बी एंटी सिमेट्रिक, दोनों में से कोई एक एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, अगर मेरे पास वेव फंक्शन है इस तरह से साई A1 साई B2 माइनस साई A2 साई B1, तो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक, और इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिमेट्रिक से। तो या तो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, या फिर अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये दो, ये हो सकता है इसके साथ, हो सकता है इसके साथ, हो सकता है। दैट्स इट, कि टोटल वेव फंक्शन जो है दो इलेक्ट्रॉन का, इट इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिकल इन द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो दूसरा एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर पहला सिमेट्रिक है, मतलब ऑर्बिटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, तो स्पिन वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। और अगर ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो है वो एंटी सिमेट्रिक है तो स्पिन वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो अगर इन दोनों को हम एक्सचेंज करें तो जो टोटल वेव फंक्शन है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर साइन चेंज होता है इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है, अगर साइन चेंज नहीं होता है दैट मींस दे आर सिमेट्रिक। तो दैट्स ऑल अबाउट क्वांटम फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।